Good morning to all my dear students. Welcome to my channel Living Peak Classes Prayagraj. Myself Sunil Prajapati, and today we are going to discuss about fundamental unit of life. अब तक बच्चों फोर्थ पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। ये नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का, तो जिसमें हम आपको इससे पहले डिस्कस कर रहे थे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विषय में हमने बता दिया, उसके क्या क्या बता दिए थे, उसका स्ट्रक्चर बता दिया और फंक्शन हम लोग बता रहे थे। तो फंक्शन में हमने कहाँ से आपको पैकेजिंग से छोड़ा था, तो हम नेक्स्ट फंक्शन क्या ले लेते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नेक्स्ट फंक्शन क्या है, पैकेजिंग है। तो आइए ध्यान दीजिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सर तन मन धन सब तरह समर्पित कर चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। हम आपके लिए बहुत ही मेहनत करके बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स ले करके आपको समझाने के लिए हम वीडियो कंटिन्यू लगातार देते रहेंगे, ठीक है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पैकेजिंग मीन्स आप जानते हैं कोई भी सेल ऑर्गेनेलिज क्या काम करती है, पैकिंग का कार्य करती है। तो वो किस तरीके से करती है, इसी के विषय में हम लोगों को जानना है कि द प्रोटीन फॉर्म ऑन राइबोसोम्स पास इनटू ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ल्यूमेन वेयर दे आर मॉडिफाइड। तो बच्चों आप जानते हैं कि राइबोसोम पर बनने वाले प्रोटीन ER ल्यूमेन में बदल जाते हैं और फिर देन द मॉडिफाइड प्रोटीन मूव्स इनटू द ट्रांजिशनल एरिया, और उसके बाद में जहाँ वे संशोधित होते हैं और फिर संशोधित प्रोटीन में चला जाता है, ठीक है ना। तो ER बर्ड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल कैरिंग द प्रोटीन्स टू द गाल्जी ऑपरेटस। और उसके साथ साथ जो इसका ट्रांजिशनल क्षेत्र होता है, ट्रांजिशनल क्षेत्र जहाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहाँ पे क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बर्ड्स यानी कि कलियों, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बर्ड्स यानी कि कलियों ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल कैरिंग द प्रोटीन टू द गाल्जी ऑपरेटस, यानी कि जो गाल्जी ऑपरेटस हैं इसमें प्रोटीन ले जाने वाले वेसाइकिल से निकलता है, ठीक है बच्चों। तो गाल्जी ऑपरेटस में प्रोटीन ले जाने वाले, ठीक है, गाल्जी ऑपरेटस में प्रोटीन ले जाने वाले कहाँ से, वेसाइकिल से निकलता है। फिर देखिएगा हेयर दे आर फर्दर प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड इनटू सिक्रेटरी वेसाइकिल फॉर एक्सपोर्ट बाय एक्सोसाइटोसिस एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ उन्हें आगे क्या किया जाता है, आगे उन्हें संशोधित किया जाता है, ठीक है, और प्लाज्मा झिल्ली पर एक्सोसाइटोसिस द्वारा निर्यात के लिए स्रावी पुटिका में पैक किया जाता है, ठीक है। तो निर्यात के लिए इसको स्रावी पुटिका में एक्सपोर्ट बाय एक्सोसाइटोसिस एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक्सोसाइटोसिस द्वारा निर्यात के लिए स्रावी, ठीक है ना, वेसाइकिल्स में पैक किया जाता है। अब यहाँ पे आपको लोग देख लीजिए एग्जाम्पल्स में क्या दिया गया है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन्स इंक्लूड म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो स्रावी प्रोटीन्स के उदाहरणों में क्या शामिल है, बलगम, पाचन, एंजाइम एंड हार्मोन्स, ठीक है ना। सेक्रेटरी प्रोटीन्स इंक्लूड म्यूकस, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ठीक है बच्चों। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट्स लेते हैं फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, डिटॉक्सिफिकेशन। बच्चों डिटॉक्सिफिकेशन ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। डिटॉक्स करना यानी शरीर को एकदम विष से मुक्त करना, ठीक है ना। जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं उसको ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी कार्य करती है। तो ध्यान दीजिएगा, द SER ब्रिंग अबाउट डिटॉक्सिफिकेशन इन द लीवर,
ठीक है। तो SER लीवर में क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन लाता है। SER लीवर में क्या लाता है, डिटॉक्सिफिकेशन लाता है। दैट इज इट कन्वर्ट हार्मफुल मटेरियल, यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि यह सेल द्वारा उत्सर्जन के लिए हानिकारक पदार्थों क्या हो सकते हैं, ड्रग्स, इंसेक्टिसाइड्स, पॉल्यूटेंट्स एंड पॉइजनस इनटू हार्मलेस सब्सटेंस फॉर एक्सक्रीशन बाय द सेल। ठीक है। तो इस तरह से हानिकारक पदार्थों को हानिकारक पदार्थों पर वितरित करता है, उत्सर्जन के लिए हानिकारक पदार्थों, ड्रग्स ना, आपने और भी क्या क्या देखा, पॉल्यूटेंट्स, इंसेक्टिसाइड, पॉइजनस, ठीक है ना, ये सबको हानिकारक पदार्थों में क्या करता है, पर वितरित कर देता है। ठीक है। आइए आगे देखते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनलेज। और बेटा क्या करता है, ये ऑर्गेनलेज का फॉर्मेशन करता है। द SER प्रोड्यूस गाल्जी ऑपरेटस लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। तो SER से किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पे गाल्जी ऑपरेटस का, लाइसोसोम्स का, वैक्यूल्स का, ये ठीक है ना, इनको प्रोड्यूस करता है। मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, अच्छा ये भी कार्य होता है, मेम्ब्रेन का भी निर्माण किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड अदर सेलुलर मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म्ड बाई ER। तो आप जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अन्य सेलुलर मेम्ब्रेन ER द्वारा भी बनते हैं। ठीक है ना, मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहीं पे एंड हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनलेज हम लेते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आइए ध्यान दीजिएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो अब ये जो है, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं, क्या इसका परिचय है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के परिचय में हम लोग ध्यान देते हैं कि गोल्जी बॉडीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। बच्चों, जो गोल्जी बॉडी होती है वो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एब्सेंट होती है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट RBCs। यानी कि आप समझ रहे हैं ना कि RBC को छोड़ करके सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। कहाँ एब्सेंट होता है, केवल आपकी रेड ब्लड कॉर्प सेल्स में एब्सेंट होता है। ठीक है ना। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट RBCs। यानी कि गोल्जी बॉडी में आपने ध्यान दिया होगा कि जो गोल्जी बॉडी है, इस गोल्जी बॉडी इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है ना, सेल्स एक्सेप्ट RBCs, केवल RBC को छोड़ करके सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। तो आइए देखिए बेटा, हिस्टोरिकल अकाउंट्स में क्या क्या दिया गया है। तो हिस्टोरिकल अकाउंट में जो मेन पॉइंट्स है कि कैमिलो गोल्गी 1898 अ जूलॉजिस्ट observe Golgi bodies in the form of network in nerve cells of Barnoul। ठीक है। तो कैमिलो गोल्गी जो है बेटा एक जूलॉजिस्ट थे। क्या थे, एक जूलॉजिस्ट थे। 1988 में उन्होंने क्या बताया, 1988 में उन्होंने क्या बताया, 1988 में ऑब्जर्व किया कि गोल्जी बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ए नेटवर्क। ठीक है। तो गोल्जी बॉडी देखा जाए तो कहाँ, किसके, नेटवर्क इन नर्व सेल्स ऑफ बर्नओल। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सेल्स ऑफ बर्नओल ना, यानी कि उल्लू के अगर देखा जाए तो जो नर्व सेल्स हैं उनकी कोशिकाओं में नेटवर्क के रूप में गोल्जी ऑपरेटस का ऑब्जर्व किया। ठीक है बेटा। तो कैमिलो गोल्गी 1898 में उन्होंने क्या बताया, एक जूलॉजिस्ट थे और उन्होंने ये बताया कि एक जो उल्लू होता है, उल्लू के नर्व सेल्स में की कोशिकाओं में नेटवर्क के रूप में गोल्जी बॉडी को ऑब्जर्व किया था। आइए अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं हम।
तो गाल्जी बॉडी के अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स में इट इज आल्सो कॉल्ड गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जी apparatus और डिक्टियोसोम। और डिक्टियोसोम बेटा जब भी बोलेंगे तो मतलब इन ए प्लांट सेल में कहा जाता है। गाल्जी बॉडी को प्लांट सेल में क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। तो कई नाम हो गए ना, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, गाल्जी बॉडी, गाल्जी apparatus एंड डिक्टियोसोम। तो डिक्टियोसोम जब भी कहा जाएगा तो केवल किस टाइप के सेल में बोला जाएगा डिक्टियोसोम? के ओनली प्लांट सेल में बोला जाएगा। ठीक है। इट इज मेड ऑफ सिस्टर्नी, यानी कि बेटा यह किससे बना होता है? सिस्टर्नी से बना होता है। गाल्जी बॉडी किससे बना होता है? सिस्टर्नी से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है गाल्जी बॉडीज आर इंटरकनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स, यानी गाल्जी जो नलिकाओं के साथ जुड़े होते हैं, गाल्जी बॉडीज इंटरकनेक्टेड होते हैं विद ट्यूब्यूल्स। ठीक है ना, नलिकाओं से ये जुड़े होते हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि गाल्जी apparatus इन सेक्शन, बेटा यहाँ पे गाल्जी बॉडी का जो फिगर बनाया हो गया है इसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है बेटा, कैसा फिगर दिख रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बहुत सिंपल है, आप बना लोगे ना? बहुत सही। आप अपनी फेयर कॉपी में इसको बनाना बेटा अच्छे से नोट्स। ठीक है, ये बहुत आपकी हेल्प करेगा हमेशा। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे देखिए क्या है, ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल रीचिंग फॉर्मिंग फेस। तो ऊपर देख रहे हैं ना, ये ट्रांसपोर्ट वेसाइकिल रीचिंग फार्मिंग फेस का एरिया है। और क्या है ये? सैक्यूल एंड सोलेन इंड। देखिए जहाँ पे इसे किनारे किनारे साइड पे अगर आप ध्यान दें, इसके साइड पे यहाँ पे, तो ये सब क्या हैं? किनारे के स्वेल हैं ना, फूले हुए किनारे हैं। तो गाल्जी ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है ना, ये गाल्जी का क्या है? ग्राउंड में सब्सटेंस पदार्थ भरे हुए हैं। ये ट्यूब्यूल्स नलिकाएं हो गई, ट्रांसफेस और वो सिस फेस। ट्रांसफेस क्या है? उसके इनर साइड, आउट फेस उसका सिस फेस बोला जाता है। तो ट्रांस और सिस फेस किस में पाए जा रहे हैं बेटा? यहाँ पे ध्यान दीजिए, गाल्जी बॉडी में सिक्रेटरी वेसाइकिल्स लिविंग मैच्योर फेस, सिक्रेटरी वेसाइकिल लिविंग मैच्योर फेस, अनकोटेड वेसाइकिल्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये डायग्राम आपको कौन सा किस पॉइंट्स में सिस ट्रांस कहाँ पे है और किसका क्या नाम है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है अपने डायग्राम में। ठीक है, अब आइए देखिए फंक्शन ऑफ गाल्जी apparatus। अब बच्चों गाल्जी apparatus के फंक्शन क्या होते हैं, अब हमें यह भी ध्यान देना है कि गाल्जी apparatus के क्या होते हैं फंक्शन के विषय में हम लोगों को जानना है। तो आइए ध्यान दे लेते हैं गाल्जी apparatus के फंक्शन क्या होता है। द मेन फंक्शन ऑफ गाल्जी apparatus इज सिक्रेटरी। बच्चों गाल्जी apparatus का मुख्य कार्य क्या होता है बेटा? सिक्रेशन या स्रावित होना, स्राव को स्रावित करना। ठीक है, ये मेन फंक्शन होता है। मुख्य कार्य क्या होता है? स्रावित करना। इट प्रोड्यूस वैक्यूल्स आर सिक्रेटरी वेसाइकिल विच कंटेन सेलुलर सिक्रेशन लाइक एंजाइम, प्रोटीन, सेलुलोज इटसेट्रा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि क्या प्रोड्यूस? वैक्यूल्स आर सिक्रेटरी वेसाइकिल्स, ठीक है ना, विच कंटेन सेलुलर सिक्रेशन लाइक एंजाइम, प्रोटीन, सेलुलोज इटसेट्रा। ठीक है ना, तो इन सब चीज़ों को ये क्या करते हैं? निर्माण करती हैं। ये वैक्यूल स्रावी पुटिका का भी निर्माण करती हैं और जिसमें क्या क्या होते हैं? कोशिकीय स्राव होते हैं, जैसे कि एंजाइम्स, प्रोटीन, सेलुलोज। ठीक है ना। आइए, गाल्जी apparatus इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। गाल्जी apparatus क्या होता है बेटा? गाल्जी apparatus इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। तो बेटा जो गाल्जी apparatus होता है वो क्या करता है? कोशिका की दीवार हो सकती है सेल वॉल, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम के संश्लेषण भी शामिल हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये फंक्शन ऑफ apparatus कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेज लेते हैं, क्या है? लाइसोसोम। ध्यान दीजिएगा बेटा, लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम आर जनरली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल्स। तो बच्चों जो लाइसोसोम होता है आम तौर पर एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं।
कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम एक्सहिबिट पॉलीमॉर्फिज्म। लाइसोसोम क्या करते हैं? बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता भी प्रदर्शित करते हैं। तो आइए इसका हिस्टोरिकल अकाउंट देख लेते हैं। क्या इसके हिस्ट्री में के विषय में लिखा गया है? हाँ, यहाँ पे लिखा गया है कि द टर्म लाइसोसोम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डी डुवे इन 1955। तो बेटा जो लाइसोसोम का जो टर्म है इसको किसने पेश किया था? 1955 में डी डुवे ने पेश किया था। अब हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, ठीक है। अब हम इसे किसकी बात करेंगे? अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो इट इज आल्सो कॉल्ड डिमोलिटन स्क्वाड, स्क्वेंजर्स, सेलुलर हाउस कीपर्स एंड सुसाइडल बैग्स। ध्यान दीजिएगा बेटा, इतने नाम से होते हैं इसके। कितने कितने नामों से हम लोग इसको जानते हैं? हम लोग इसको कितने नामों से जानते हैं? इसको जो है इट इज आल्सो कॉल्ड क्या क्या है? डिमोल्सन स्क्वाड, ठीक है, और स्क्वेंजर्स, सेलुलर हाउस कीपर्स एंड सुसाइडल बैग्स। बच्चों सुसाइडल बैग्स बहुत फेमस है। ध्यान दीजिएगा कि किसका नाम है? लाइसोसोम का नाम है। अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम आर सिंपल टीनी स्फेरिकल sac-like structures इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म। तो लाइसोसोम जो होते हैं बेटा क्या? सरल छोटे, बहुत छोटे छोटे, टीनी स्फेरिकल, बहुत सरल और छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और उसके साथ साथ ये क्या होते हैं? इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइटोप्लाज्म। और ये कहाँ पे? समान रूप से साइटोप्लाज्म में वितरित हुए होते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स की बात हम लोग पढ़ रहे थे। अब आगे है लाइसोसोम इज स्मॉल वेसाइकिल सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स पावरफुल एंजाइम। तो लाइसोसोम इज ए स्मॉल वेसाइकिल। लाइसोसोम एक घिरा हुआ छोटी सी क्या है? पुटिका होती है, वेसाइकिल से होती है, बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन, जो कि एक सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन्स पावरफुल एंजाइम, और उसके साथ साथ शक्तिशाली एंजाइम्स भी होते हैं। तो लाइसोसोम इज स्मॉल वेसाइकिल सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेनस। तो लाइसोसोम कैसा स्ट्रक्चर है? सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और इसमें पावरफुल एंजाइम्स भी होते हैं। अब आइए फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। अब फंक्शन ऑफ अगर लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम के फंक्शन क्या होते हैं? तो लाइसोसोम सर्व्स एज इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम, हेंस कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग, ठीक है ना। तो लाइसोसोम क्या करते हैं? इंटरसेलुलर पाचन तंत्र के रूप में भी कार्य करते हैं, इंटरसेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं, इसीलिए इनको डाइजेस्टिव बैग्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइसोसोम आल्सो रिमूव द लाइसोसोम आल्सो रिमूव द वार्न आउट एंड पुअरली वर्किंग सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड डाइजेस्टिंग देम टू मेक वे फॉर देयर न्यू रिप्लेसमेंट। तो बेटा यहाँ लाइसोसोम कैसे हैं? लाइसोसोम घिसने वाले और ख़राब काम करने वाले सेलुलर ऑर्गेनेल्स को हटा करके उनके नए क्या करते हैं? पुनः स्थापित करने के लिए रास्ता बनाते हैं। बहुत कितना अच्छा फंक्शन है लाइसोसोम का, ठीक है ना। कि लाइसोसोम जहाँ घिसने वाले या ख़राब काम करने वाले जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको हटा करके नए पुनर्स्थापन के लिए रास्ता बनाते हैं, ठीक बेटा। तो हमने फंक्शन ऑफ लाइसोसोम भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल ऑर्गेनेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंट्रोडक्शन ध्यान दीजिएगा बेटा। ए सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन इज प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा माइक्रोस्टेरियास, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन कहाँ पे? एक कोशिकीय ग्रीन एल्गी एंड माइक्रोस्टस में मौजूद होता है,
सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन कहाँ प्रेजेंट्स होता है? प्रेजेंट्स होता है ग्रीन एल्गी एंड माइक्रोस्टेरियास में। कितना इम्पोर्टेंस पॉइंट्स है यहाँ पे ना। सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट्स इन यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा माइक्रोस्टेरियास। ध्यान रखिएगा बेटा। अगला ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज फ्रॉम 50 to 50,000 पर सेल्स, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या से भिन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रियन की संख्या से भिन्न होता है बेटा। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज, तो माइटोकॉन्ड्रियन से ये भिन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो कि क्या कह सकते हैं कि 50 से लेकर 50,000 कि नहीं पर सेल। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ए सेल आर कलेक्टिवली नोन एज कॉन्ड्रियोम। तो बेटा सेल के माइटोकॉन्ड्रिया को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? कॉन्ड्रियोम नाम से जाना जाता है। क्या है ये कॉन्ड्रियोम? कॉन्ड्रियोम है माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ए सेल आर कलेक्टिवली नोन एज कॉन्ड्रियोम। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये थोड़ी सी हिस्ट्री हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की जान लिए, मेन पॉइंट्स कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या नाम है। हिस्टोरिकल अकाउंट देख लीजिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी बेंडा 1897 गेव द नेम माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा सी बेंडा ने 1897 में क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है सी बेंडा ने। सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है और माइटोस थ्रेड प्लस कॉन्ड्रियन। ठीक है बेटा, तो जहाँ पे माइटोस मीन्स धागा प्लस कॉन्ड्रियन मीन्स पार्टिकल्स आर ग्रेन्यूल्स, तो आप कह सकते हैं कि यह कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? थ्रेड या ग्रेन्यूल्स के समान स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अब आइए बच्चों, अब हम लोग कहाँ पे चलते हैं? ध्यान देते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रियन के लिए बायोप्लास्ट। देखिए टर्म बायोप्लास्ट फॉर माइटोकॉन्ड्रिया वाज यूज्ड बाय अल्टमान। बेटा बायोप्लास्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए यूज किया था। किसने यूज किया था टर्म बायोप्लास्ट? अल्टमान ने यूज किया है। किसने यूज किया है? अल्टमान ने यूज किया है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं बेटा, तो ध्यान दीजिएगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स में कि माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल्स बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन इनवलप। बेटा माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं और जो कि बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेनस इनवलप होते हैं। ठीक है ना, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन सराउंड्स ए सेंट्रल कैविटी ऑफ मैट्रिक्स। आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ होता है और इनर मेम्ब्रेन जो होता है सराउंड सेंट्रल कैविटी में मैट्रिक्स भरा होता है। और क्या है? सेंट्रल कैविटी इज फिल्ड विथ जेल लाइक सब्सटेंस। ठीक है ना, सेंट्रल कैविटी में इसमें जेल लाइक जो है सब्सटेंस या पदार्थ जो है भरे हुए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ध्यान दे दिया, जेल से भरा हुआ पदार्थ होता है। अब देखिए बेटा यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जिसमें आपको नीचे वाला स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान देना है कि उसमें आप क्या देख रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन हो गई ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। बीच में मैट्रिक्स के सेंटर में आप देखो डीएनए भी पाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पाया जा रहा है? यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मौजूद होता है, ध्यान दीजिएगा। और फिर इसके अंदर देख रहे हैं ना, ये राइबोसोम्स भी प्रेजेंट्स किए गए हैं। ठीक है ना, मैट्रियल्स में। तो आगे की ओर ध्यान देते हैं। सिस्टर्नल इनर्स मेमोरी एंड एटीपी सिंथेटाइज पार्टिकल्स होते हैं। एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल्स भी होते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर्स बेटा आपको बनाना है अच्छे से अपनी कॉपी में, और इसको ध्यान से उसी के हिसाब से डिस्क्राइब भी करना है। लेकिन ये जो पॉइंट्स हमने लिया है ये आपके कंपटीशन के लिए बहुत काम आने वाले हैं बेटा, इसलिए इसको कभी भूलना मत तुम जो है। ठीक है ना, इतना
मैंने मेहनत किया है आपके साथ कि कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पुटअप होता है तो सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे इस छोटे से वीडियो में। इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स क्या होते हैं बेटा? इनर मेम्ब्रेन फोल्ड आर कॉल्ड क्रिस्टी होते हैं। अंदर आपने देखा ना अभी कि जो अंदर साइड में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे थे ना, वो क्रिस्टी थे। दीज फोल्डिंग आर ट्यूबुलर एंड कॉल्ड माइक्रोविलाई। तो ये फोल्ड को ट्यूबुलर और कहा जाता है, माइक्रोविलाई भी कहा जाता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्रीगेटेड इनटू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है क्या है में इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जो क्या होता है बेटा? कॉम्पैक्ट संरचना में एकत्रित होती है। एग्रीगेट इनटू कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जो एक कॉम्पैक्ट संरचना में एकत्रित होती है। ठीक है। F1 पार्टिकल्स आर ऑक्सीसोम, उसमें F1 पार्टिकल्स होते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो आपने देखा था अभी, उसी में F1 पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं। और क्या है? टेनिस रैकेट लाइक बॉडीज ऑन इनर मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड इन ऑक्सीडेशन एंड फास्फोरिलेशन। तो ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीकरण और फास्फोरिलेशन में शामिल आंतरिक झिल्लियों पर क्या होता है? आंतरिक झिल्लियों पर निकायों की तरह टेनिस रैकेट दिखाई देता है। ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इसको भी ध्यान दे दिया। क्रेब्स साइकिल अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, याद रखिएगा, जीवन भर तुमसे कंपटीशन में पूछा जाएगा। ईच पार्टिकल्स इज मेड अप ऑफ बेस स्टॉक एंड हेड। बेटा जो प्रत्येक कण आधार होता है वो डंठल और किससे? सिर से बना होता है। ईच पार्टिकल मेड अप बेस स्टॉक एंड हेड। किससे बना होता है प्रत्येक पार्टिकल? बेस स्टॉक एंड हेड। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ध्यान दीजिए, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर प्लांट्स आर पावर हाउस आर सेलुलर फर्नेस। क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को या तो पावर प्लांट्स कह सकते हैं, या पावर हाउस कह सकते हैं, या सेलुलर फर्नेसेस कह सकते हैं। इतने नाम हैं। और उसके साथ साथ ध्यान दीजिएगा, सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी का संश्लेषण जो हो रहा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में जहाँ पे एटीपी का संश्लेषण होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। माइटोकॉन्ड्रिया एज प्लेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हेगबॉम। ठीक है ना। तो सेलुलर श्वसन के स्थान के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार देखा गया था हेगबॉम ने। ठीक है ना। ये पॉइंट्स आपको यहाँ तक क्लियर हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसी से और भी आगे बढ़ते हैं। तो जब इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? नया सेल ऑर्गेनेलिज मिलता है प्लास्टिड्स। क्या मिलता है? प्लास्टिड्स। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जो प्लास्टिड्स होते हैं इसमें आर ऑर्गेनेल्स इनक्लोज बाय ए डबल मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल प्लांट्स। Plastids are organelles enclosed by a double membrane found in all plants। बेटा जो प्लास्टिड्स होते हैं ऑर्गेनेल्स, वो क्या हैं? सभी पौधों में पाए जाने वाले एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। हिस्टोरिकल अकाउंट देखिए इसका। अर्नेस्ट हेकल अर्नेस्ट हेकल कब 1865 गेव द टर्म प्लास्टिड्स। बेटा अर्नेस्ट हेकल ने प्लास्टिड्स शब्द दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने दिया है? अर्नेस्ट हेकल ने 1865 में दिया है। प्लास्टिड्स आर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, और उसके साथ साथ प्लास्टिड्स सबसे बड़े कोशिका अंगक होते हैं।
प्लास्टिड्स क्या होते हैं, सबसे बड़े कोशिका अंगक होते हैं। अब आइए अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या है इसका। प्लास्टिड्स आकर इन मोस्ट प्लांट सेल एंड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। ध्यान दीजिए बच्चों, प्लास्टिड्स केवल किस में पाई जाती है, केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, और एनिमल सेल में क्या होती, एब्सेंट होती है। तो प्लास्टिड्स आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज दे हैव द पावर टू डिवाइड। तो प्लास्टिड्स आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, तो यहाँ पे जो प्लास्टिड्स होते हैं वो सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सेल्फ रिप्लिकेटिंग क्या हैं, ऑर्गेनेज हैं, यानी उनमें विभाजन करने की क्या होती है, शक्ति भी होती है। ठीक है, आइए सिम्पर डिवाइडेड प्लास्टिड्स इनटू 3 टाइप्स। सिम्पर ने क्या किया था, सिम्पर ने प्लास्टिड्स को 3 टाइप में डिवाइड कर दिया था। कौन कौन से थे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो बेटा जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो क्या होते हैं, कलर्ड प्लास्टिक्स होते हैं, एक्सेप्ट ग्रीन कलर। बेटा केवल ग्रीन कलर को छोड़ करके बाकी सारे जो भी हैं वो सब क्रोमोप्लास्ट ही होते हैं। क्लोरोप्लास्ट केवल ग्रीन कलर के जो दिखाई देते हैं पौधों में वो केवल क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट बेटा कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब प्लास्टिड्स आल्सो हैव डबल मेम्ब्रेन बट नो क्रिस्टी। बल्कि बेटा क्या होता है कि प्लास्टिड्स में एक डबल मेम्ब्रेनी स्ट्रक्चर है, लेकिन क्या कहा जाए, बट नो क्रिस्टी, इसमें क्रिस्टी नहीं होती है। अब फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स की बात करें अगर हम, तो क्या होगा फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, क्लोरोप्लास्ट सोलर एंड यूटिलाइज इट ट्रेप टू एनर्जी मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट। बच्चों जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट सौर ऊर्जा का क्या करते हैं, जाल बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है सोलर एनर्जी का क्या करते हैं, जाल बनाते हैं, और इसका उपयोग जो है संयंत्र के लिए भोजन बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब फिर क्या करते हैं बेटा, क्रोमोप्लास्ट इम्पोर्ट वेरियस कलर ऑफ फ्लावर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। बेटा जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलिनेशन के लिए कीट को आकर्षित करने के लिए क्रोमोप्लास्ट फूल के विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। ठीक है ना, जिससे कि इंसेक्ट वगैरह जितने भी उनकी ओर आकर्षित हों। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेज है बेटा वैक्यूल्स। अब तो आइए वैक्यूल्स को भी देख लेते हैं। वैक्यूल्स आर स्टोरेज साइक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स while plant cell have very large vacuoles. The central vacuoles of some plant cell may occupy 50 to 90% of the cell volume. तो बेटा जो वैक्यूल्स होते हैं आर स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स ठोस या तरल सामग्री के लिए क्या है, भंडारण थैली होती है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल्स। जो बेटा वैक्यूल्स होते हैं स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स, बल्कि पशु कोशिकाओं में एनिमल सेल्स में रिक्तिकाएँ कैसी होती हैं बेटा, छोटी होती हैं, छोटे आकार की। ठीक है, वाइल प्लांट सेल है वेरी लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में बेटा बहुत बड़ी वैक्यूल्स पाई जाती है। द सेंट्रल वैक्यूल और सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। और यहाँ पे देखा जाए बेटा तो जो कुछ पौधों की कोशिकाओं का केंद्रीय रिक्तिका क्या होती है, कोशिका की मात्रा का 50 to 90% भाग हो जाती है। ठीक है, तो अब आइए थोड़ा सा और है आगे, इसके बाद हम लोग समाप्त करते हैं। तो ये वैक्यूल्स के कुछ पॉइंट्स थे जिसको हमने जो है आपसे शेयर कर दिया। ठीक है, तो ध्यान देना है अभी आपको ध्यान देना कि थोड़ा सा पार्ट इसका बचा हुआ है,
और अगर बचा हुआ है तो हम लोग जो है ठीक है वैक्यूल्स तो यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। अब इसके आगे आपके जो भी क्वेश्चन होंगे हम लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे आपसे। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। आप लोग क्या करेंगे, इसको अपनी कॉपी में जो है नोट कर लेंगे। इसकी कॉपी में आप क्या करोगे, नोट कर लोगे। ठीक है, अब जब इसको आप अपनी कॉपी में नोट करोगे तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा ना, समझ में बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग वैक्यूल्स के फंक्शन को देख लेते हैं, फंक्शन वैक्यूल्स की। ठीक है, तो फंक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, वैक्यूल्स परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। तो वैक्यूल्स के कुछ जो फंक्शन दिए गए हैं उसको हम कुछ पॉइंट्स में ध्यान देते हैं। निम्नलिखित होते हैं ये वैक्यूल्स के क्या होते हैं, देखो बेटा फंक्शन में कि दे आर स्टोरेज सैक ऑफ द सेल। ठीक है बेटा, ये क्या होते हैं, वे सेल के स्टोरेज सैक करते हैं। वे क्या करते हैं, सैक ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर क्या करते हैं, स्टोरेज सैक करने कार्य करते हैं। द स्टोर्ड मटेरियल में बी सॉलिड और लिक्विड फूड और टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट और एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। तो बेटा जो संग्रहित मटेरियल ठोस या तरल भोजन या आविष्कृत उपापचयी उत्पादों या कोशिकाओं के अंतिम उत्पाद हो सकते हैं ये। ठीक है, इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स मेंटेन वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी ऑस्मो रेगुलेशन। और बेटा कुछ जो अकोशिकीय जीवों में अगर देखा जाए तो क्या होते हैं, सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल मेंटेन वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी। जब वाटर का संतुलन बनाए रखना हो, जब वैक्यूल जो होती हैं क्या हों, शरीर वैक्यूल्स जो है शरीर का वाटर संतुलन बनाए रखती हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इन प्लांट दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल्स। तो पौधों में वे कोशिकाओं को मरोड़ और कठोरता प्रदान करते हैं। तो इसी के साथ बेटा आज हम आपका ये चैप्टर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं तो इसके क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे और उसको अपनी कॉपी में नोट्स में क्वेश्चन और आंसर आपको सॉल्व करने हैं अपने से। ठीक है, ये आपका होमवर्क होगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आपको लेकर के आ रहे हैं तुरंत। तो ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नमस्ते बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।